हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल के बारे में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये तो डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या है। हम लोग साथ में ये भी देखने वाले हैं कि क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं पुराने वाले बिल से। ओके। और हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि इस बिल के अंदर कुछ यहाँ पे दिक्कतें बताई गई हैं, उनको भी हम लोग बहुत इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जिनसे कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके। और आप लोग को अगर कोई भी डाउट होता है इसके अंदर, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर एक्चुअली में क्या है ये आपका क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022। लेकिन दोस्तों, कुछ भी स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूं आप लोग को कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली है। जो टॉपर्स है दोस्तों, ये हमें अनअकैडमी से बिलोंग होते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही दोस्तों, 12 अगस्त मतलब कि आज तक के लिए आप लोग के पास ऑफर है, आप लोग 43% ऑफ को अवेल कर पाते हैं अगर आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस वो यूज़ करते हैं तो। और आज तक के लिए ऑफर है, इसके बाद ये ऑफर आप लोग वैलिड नहीं कर सकते हैं। ओके। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि 19 अगस्त से जो आपके प्राइजेस हैं ये बढ़ जाएंगे, मतलब कि हाइक यहाँ देखने को मिलेगा। तो आप लोग जल्दी जाइए और अपने कोर्सेज वगैरह 19 अगस्त से पहले पहले आप कह सकते हैं परचेज कर लीजिए। और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस का वो यूज़ कर सकते हैं। 0% की EMI भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसका बेनिफिट भी जरूर लीजिएगा, आपको इससे भी काफ़ी सारे फायदे जो हैं ये मिलेंगे। आज ही आपके जो नए बैचेज हैं ये भी स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। और देखिए 14 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा यूपीएससी सीएससी का जीएस कॉम्बैक्ट। इसका बेनिफिट भी आप लोग ले सकते हैं, फ्री में जाके एनरोल कीजिए, एग्जाम दीजिए, और बहुत सारे जो ऑफर्स हैं इन्हें भी आप लोग अवेल कर सकते हैं एज अ प्राइज। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि 1920 में यहाँ पे एक बिल आता है, एक्ट आता है, जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट, जो कि अलाउ करता है पुलिस ऑफिसर्स को कि वो कलेक्ट कर सकें कुछ आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। अब ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हम लोग किसी एक पर्सन की आइडेंटिफिकेशन पा सकते हैं, उनमें आपके फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स बहुत मैंडेटरी चीज़ मानी जाती है और इंपॉर्टेंट भी। अब ये उन्हीं लोगों की होगी जो कि इसके कन्विक्ट हैं या फिर जिन्हें अरेस्ट करा गया है। ओके, जिन पे शक है आपको कि ये आप कह सकते हैं मुजरिम हो सकता है, उनका होगा, और जो कंफर्म है कि यही मुजरिम है उनके हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। ओके, अब ये परमिशन हमें मिलती है। एक और बात दोस्तों, जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं, अगर उनका ऑर्डर आता है कि मेजरमेंट को लेके, फोटोग्राफ्स को लेके उस व्यक्ति की जिसके तहत यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने वाली है किसी एक ऑफेंस के लिए, तो उसकी फोटोग्राफ्स और मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। अगर कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे किसी पर्सन को रिहा कर दिया जाता है, तब उस टाइम पे ये जितना भी मटेरियल उन्होंने इकट्ठा करा है ये सभी डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। ये बातें हमें पता लगती हैं कौन से बिल से, आपके एक्ट से, जो आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 था उसके अंदर ये सब पता लगता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती होगी उस हिसाब से जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है दोस्तों, इसके अंदर और अच्छी अच्छी मेजरमेंट आई। जैसे कि डीएनए टेक्नोलॉजी को आप कह सकते हैं लाया गया 2019 के एक बिल के द्वारा, जिसका नाम है डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019। ओके, ये दोस्तों पेंडिंग रहा लोकसभा में। इसके अंदर यहाँ पे जितने भी आप कह सकते हैं फ्रेमवर्क थे, जिसके अंदर डीएनए कैसे यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी के साथ, आप कह सकते हैं किसी पर्पज़ के लिए, वो सब लिखा हुआ था। 1980 के अंदर दोस्तों लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बेसिकली एग्जामाइन करा था 1920 एक्ट को, और उन्होंने यहाँ पे कुछ बताया कि पहली चीज़ें जो थी दोस्तों पुराने ज़माने के कह सकते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से थी, लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें रिवाइज करनी पड़ी, और इसीलिए उन्होंने उस हिसाब से कुछ चीज़ें वहाँ पे लिखी जिन्हें रिवाइज किया जाएगा। जिस हिसाब से मॉडर्न ट्रेंड आ रहा है दोस्तों, उसके बेसिस पे ही नई चीज़ों को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाने वाला था। ये बातें पता लगती हैं 1980 के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए मार्च 2003 के अंदर एक एक्सपर्ट कमेटी बैठती है जो कि लेके आती है रिफॉर्म्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और जिसको चेयर थे आप कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं नेतृत्व कर रहे थे आपके डॉक्टर जस्टिस VS मालीनाथ। इन्होंने रिकमेंड करा कुछ अमेंडमेंट 1920 के एक्ट के अंदर, जिससे कि हम लोग एम्पावर कर सकते थे मजिस्ट्रेट की ऑथराइजेशन को कि वो लोग कलेक्शन कर सकते हैं डेटा, जैसे कि आपका ब्लड सैंपल्स हो गए डीएनए के लिए, हेयर हो गया, सलाइवा हो गया, सेमन हो गया, ये सब हम कह सकते हैं कलेक्ट कर सकते थे। क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 इंट्रोड्यूस करा गया लोकसभा में मार्च 28 को 2022 में ही, और ये जो बिल है दोस्तों, इसे यहाँ पे कहा गया कि ये रिप्लेस करेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 को। ओके, ये बातें जो कि हमें बेसिकली पता लगती हैं इससे। अब इस पूरे जो बिल थे इसके कुछ यहाँ पे की फीचर्स थे जो कि हमें पता लगते हैं। ओके, अब ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं बेसिकली जब इन चीज़ों को देखा गया तो हर एक बिल के बारे में अपनी अपनी एडवाइस दी गई थी, उसी हिसाब से यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ फीचर्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे।
पर मैं कुछ भी डिस्कस करूं उससे पहले आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं पिछली भी देना चाहूंगा। जैसे कि दोस्तों इसे इंट्रोड्यूस करा गया था लोकसभा में 28 मार्च 2022 को, फिर उसके बाद इसे पास करा गया लोकसभा से यहाँ पे अप्रैल 4 2022 को। ओके, उसके बाद इसे राज्यसभा से पास करा गया दोस्तों अप्रैल 6 2022 को। इसके बाद हमें ये चीज़ें देखने को मिली हैं। ओके, ये डेट्स आप लोग ध्यान रख सकते हैं, अगर आप लोग को याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग को याद होना चाहिए कि ये पास हो गया। ये बिल दोस्तों एक्सपेंड होता है थोड़ा सा, जो चीज़ें पहले थी वो तो हैं ही, पर इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी गई। जैसे कि पहली चीज़ ऐड करी गई टाइप ऑफ डेटा जो कि कलेक्ट किया जाएगा, दूसरी चीज़ पर्सन्स जिनसे ये डेटा जो है कलेक्ट किया जाने वाला है, और दूसरा अथॉरिटी कि जिन लोगों के यहाँ पे पास ऑथराइजेशन होगा कि वो कलेक्ट कर सकें इन डेटा को। ये बातें हमें पता लगती हैं। इसके अंदर दोस्तों बता दूं कि जो भी यहाँ पे डेटा मिलने वाला है वो स्टोर होता है सेंट्रल डेटाबेस के अंदर, अंडर द बोथ 1920 एक्ट हो गया चाहे 2022 का बिल हो गया। इन दोनों के अंदर रेजिस्टेंस और रिफ्यूजल की डेटा जो है वो कंसिडर किया जाएगा। आप कह सकते हैं उस टाइम पे जब कोई ऑफेंस ऑब्स्ट्रक्शन होता है उस टाइम पे किसी पब्लिक सर्वेंट का फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। ये बातें हमें पता लगती हैं। अब आपके साथ मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करने वाला हूं जिससे कि आपको दोनों ही बिल के बारे में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और आप लोग पता भी लगा पाएंगे बहुत ईजिली कि आखिर नया क्या आया है। देखिए 1920 एक्ट के अंदर सिर्फ बात इतनी हुई थी कि फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट और आपके फोटोग्राफ्स रहेंगे, इतना डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो चेंज है दोस्तों उसके अंदर काफ़ी कुछ आया, जैसे कि बायोलॉजिकल सैंपल्स, उनके एनालिसिस, किसी का बिहेवियर एट्रीब्यूट जिसके अंदर उसके सिग्नेचर हो गए, हैंडराइटिंग होगी, ये सब एग्जामिनेशन दोस्तों, चाहे आपका हो ब्लड का हो, साइमन का हो, हेयर सैंपल्स का हो, स्वैब्स का हो, इन सभी को डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए यूज़ किया गया अंडर सेक्शन 53 और 53A ऑफ CRPC। ओके, अब ये चेंज जो है देखा गया, थोड़ा सा चीज़ें एडवांस करी गई। लोग अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट के बेसिस पे नहीं रखे गए, उनको और एडिशनली और ज़्यादा पक्का सबूत के लिए यहाँ पे चीज़ें ऐड करी गई। अब दूसरी चीज़ आती है कि कौन इसे कलेक्ट करेगा। ओके, देखिए जितने यहाँ पे आप कह सकते हैं जिनसे ये चीज़ें कलेक्ट होने वाली थी। ओके, देखिए क्या रहेगा कि जो कन्विक्टेड है, जिसे अरेस्ट किया गया है किसी ऑफेंस के लिए जो कि पनिशेबल रहेगा 1 साल या फिर उससे ज़्यादा का, उनकी चीज़ें कलेक्ट की जाएंगी। पर्सन जिन्हें ऑर्डर मिला है कि सिक्योरिटी करी जा सके फॉर गुड बिहेवियर या फिर पीस को मेंटेन करने के लिए, उनसे ये चीज़ें ली जा सकती हैं। और मजिस्ट्रेट के पास ऑर्डर रहेगा कि अगर कोई केस होता है कलेक्शन का तो वो लोग अरेस्टेड पर्सन के लिए कुछ चीज़ें ले सकते हैं क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में उसकी जरूरत पड़ती है। ये चीज़ें थी पहली, ये चीज़ें तो अब भी है दोस्तों, यहाँ पे भी उन्हीं का लिया जाएगा जो कन्विक्टेड है, जो अरेस्टेड है किसी ऑफेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे आप कह सकते हैं उनका बायोलॉजिकल सैंपल्स लिया जा सकता है फोर्सेबली। अगर किसी को अरेस्ट करा गया है किसी ऑफेंस के लिए अगेंस्ट अ वुमेन और अ चाइल्ड, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर मिनिमम 7 साल का इंप्रिजनमेंट आता है दोस्तों, तो फोर्सेबली भी यहाँ पे उससे जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा सकता है। दूसरा है दोस्तों, कोई पर्सन जिसे डिटेन करा गया है अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, उसके से भी ले लिया जाएगा। और अगर कोई ऑर्डर आता है मजिस्ट्रेट के द्वारा तो जो भी व्यक्ति है जिसे अरेस्ट किया गया है दोस्तों, ओके, जो अरेस्ट नहीं भी है उसका भी आप कह सकते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए ये चीज़ें ले सकते हैं, डेटा ले सकते हैं। ये बातें अब नए में ऐड कर दी गई है। अब कौन यहाँ पे किसको रिक्वायर रहेगा, कौन डायरेक्ट यहाँ पे कलेक्शन ले सकता है डेटा का। देखिए किन के पास ये परमिशन रहेगी कि आप लोग जाके ले सकते हैं। पहले था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो गया, ऑफिसर जो चार्ज में है उस टाइम पे पुलिस स्टेशन का, वो किसी सब इंस्पेक्टर की रैंक या फिर उससे ज़्यादा वाली रैंक वाला व्यक्ति ले सकता है, और दूसरा मजिस्ट्रेट ही ले सकता है। लेकिन अब यहाँ पे आता है दोस्तों, ऑफिसर कोई चार्ज में है पुलिस स्टेशन में, वो कोई हेड कांस्टेबल हो गया या फिर उससे ज़्यादा की आप कह सकते हैं पोस्ट वाला भी ले सकता है। इन एडिशन दोस्तों हेड जो वार्डन है प्रिजन का, वो भी ले सकता है इन सारी इन्फॉर्मेशन को। और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास वाला, वो ले सकता है। कोई केस आता है पर्सन का जहाँ पे रिक्वायर रहेगा कि वो मेंटेन कर सके गुड बिहेवियर या फिर पीस को, उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इन चीज़ों को कलेक्ट करवाने के लिए बोल सकता है कि जाइए और ये चीज़ें कलेक्ट कर लीजिए। मतलब कि किन के सिग्नेचर जरूर रहेंगे तो आप लोग वो देख सकते हैं। इस बार ये चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिले हैं। अब देखिए चेंजेस पता लग गए हमें। यहाँ से आपको एक बहुत बड़ा नाम पता लगता है जो कि है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है दोस्तों, ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि सबके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। यहाँ पे बता दूं आप लोग को, ये शेयर करती है अपने डेटा को विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ। एक और बात दोस्तों, जो स्टेट्स होगी, जो ड्यूटीज होगी, ये यहाँ पे नोटिफाई करती है एजेंसीज को कि वो कलेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके, शेयर कर सके डेटा को अपने ही खुद के रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन के अंदर। जो डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया गया है, जो रिटेन करा गया है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फॉर 75 ईयर्स, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। ओके, फिर जो यहाँ पे रिकॉर्ड है उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अगर किसी केस में यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई रिहा हो गया, उसकी अपील हुई थी, उसे रिलीज करा गया बिना किसी ट्रायल के, तो भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा केस आता है जहाँ पे कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट बिना किसी डायरेक्ट रिटेंशन के डिटेल को यहाँ पे करा सकते हैं, रिकॉर्डिंग रीजन रिटर्न में लिखा होगा उसके बाद ही ये बातें हमें पता लगती हैं, और ये सब इनके पास रहता है, और ये लोग उसे डिस्ट्रॉय जो भी करना होता है वो करते हैं। अब
जो नया यहाँ पे आता है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, इसमें कुछ इश्यूज आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आर्टिकल 23 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिक्लेयर करता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपाइल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। लेकिन यहाँ पे आता है कि अगर बात चली है कि बायोलॉजिकल सैंपल्स की उनको यहाँ लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसे नार्को एनालिसिस के तौर पे या फिर ब्रेन मैकिंग के तौर पे यूज किया जा सकता है। ओके, फिर दोस्तों जो बिल आता है दोस्तों, ये सिक करता है कि अप्लाई किया जा सके प्रोविजन टू पर्सन्स, जो भी हुआ है यहाँ पे किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर, जो कि वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 21 को। यहाँ पे ये आर्ग्यू आता है दोस्तों कि जो बिल एम्प्लॉयर्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे पुलिस वाले हो गए, जो कोर्ट्स हो गए, जो मेजरमेंट ले रहे हैं पर्सन के, वो किसी अंडर के ट्रायल या फिर सस्पेक्ट के तौर पे भी उस केस के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, और उन्हें यहाँ पे प्रीजम्पशन लगा लिया जाएगा कि इन फ्यूचर दोस्तों ये कहीं ना कहीं इलीगल एक्ट कर सकता है, तो इसीलिए उनका एक्ट भी लिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से जो व्यक्ति उसमें शामिल नहीं है उसकी भी दिक्कत हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो कि हमें पता लगती है, इससे ये सारे इश्यूज हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। आई होप दोस्तों कि अब आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आखिर किस तरीके से जो ये नया यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है ये काम कर रहा है। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।